Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and today we are going to read a poem Trees by Emily Dickinson. Emily Dickinson was an American poet who was born on 10th December 1830 and she died on 15th May 1886. Trees, this poem is a 28 lines poem and it has no particular rhyme scheme and the theme is beauty of nature. जो इस पोएम में स्पीकर ने हमें नेचर के बारे में बताया है। ये समर सीज़न के बारे में डिस्कस कर रही हैं कि समर सीज़न कितना अच्छा होता है, हर तरफ कितना ब्राइट होता है, ट्रीज़ कैसे होते हैं, बर्ड्स कितना एंजॉय करते हैं इस सीज़न में, और इस सीज़न की जो छोटी छोटी डेलिकेट चीज़ें हैं उन्होंने इस पोएम में डिस्कस की हैं. सो लेट्स स्टार्ट. Those who are watching the video and those who are new to my channel, please do subscribe my channel. Let's start. The trees like tassels hit and swung. So the trees like tassels. Tassels क्या होता है? Tassels जो garments के नीचे में जो beautiful embroidery होती है, जो हंग की गई होती है, उसको बोला जाता है. So the trees like tassels hit and swung. तो यहाँ पे जो trees हैं वो tassels के तरह एक दूसरे से टकरा रही हैं और झूल रही हैं और वो बहुत खूबसूरत सीन होता है. They seem to rise a tune from a miniature creature. So they seemed to rise a tune. और एक बहुत अच्छी सी ट्यून सुनाई दे रही है. कहाँ से सुनाई दे रही है? फ्रॉम द मिनिएचर क्रीचर्स. मिनिएचर क्रीचर्स मीन्स इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं और इन्हीं छोटे छोटे क्रीचर्स, स्पीकर यहाँ पे उनको मिनिएचर क्रीचर्स बोलते हैं क्योंकि वो साइज़ में छोटे होते हैं. सो इन मिनिएचर क्रीचर्स से इतनी अच्छी ट्यून आ रही है. ये ट्यून कहाँ से आ रही है? बिकॉज दी स्मॉल क्रीचर्स दे आर सिंगिंग. क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है, स्काई में सन बहुत अच्छे से शाइन कर रहा है और ये सब चीज़ें देख के वो बर्ड्स, एनिमल, ट्रीज जितने हैं वो बहुत खुश हो रहे हैं और वो खुशी से वो गाना गा रहे हैं. व्हेन वी आर इन अ हैप्पी मूड, जब हम अच्छे मूड में होते हैं हम गाना गाने लगते हैं. हमारे मुंह से गाना ऐसे ही गुनगुनाने लगते हैं वो, क्योंकि वो हम जब खुश होते हैं, हमारा मूड बहुत अच्छा होता है, हम गाते हैं. तो एग्जैक्टली लाइक दैट these birds, trees, insects all are enjoying, और वो इसी खुशी में वो ट्यून गुनगुना रहे हैं. accompanying the sun from saltries of summer. so ये जो birds हैं, trees हैं, ये सारे सन को accompany कर रहे हैं. जैसे सन निकला हुआ है और सन स्काई में शाइन कर रहा है, वैसे ही ये सारे birds सन को accompany कर रहे हैं और उनके सन के साथ वो सारे enjoy कर रहे हैं. they are all enjoying under the sun. For saltries of summer. Saltries means होली सॉन्ग. तो वो सारे इतने अच्छे से गा रहे हैं और वो गुनगुना रहे हैं और ये जो सीज़न है उसका वो इंजॉय कर रहे हैं. Enamoring the year, they never yet did satisfy, remorsed when most fair. Enamoring the year means ये जो सूदिंग जो साउंड आ रहा है, ये मेलोडियस वॉइस जो आ रहा है, दिस इज़ सो enamoring, दिस इज़ सो सूदिंग फॉर द ईयर. स्पीकर यहाँ पे बोलना चाहते हैं कि ये जो साउंड आ रहा है ये कितना सूदिंग है. हम जब इस साउंड को सुनते हैं हमारा ईयर बहुत पीसफुल महसूस करता है और हम इस साउंड को सुन के कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते. मतलब मन हमारा, जैसे कहते हैं ना, मन भर जाना, तो हमारा मन कभी नहीं भरता, हमें और सुनने का मन करता है ये सारे साउंड्स. वी वॉन्ट टू हियर दीज टाइप्स ऑफ साउंड्स मोर एंड मोर. हमें ये सारे साउंड्स और भी ज़्यादा सुनने का मन करता है, हमारा मन कभी भी नहीं भरता है इन सब चीज़ों से. द सन शोन होल एट इंटरवल्स, देन हाफ, देन अटर हिट. सो यहाँ पे द स्पीकर वॉन्ट्स टू से कि जो सन जो शाइन कर रहा है स्काई में वो कभी फुल शाइन कर रहा है, कभी आधा बादलों के पीछे छुप जा रहा है. सो द सन इज़ ट्राइंग टू प्ले हाइड एंड सीक. वो हाइड एंड सीक किसके साथ खेल रहा है? बादलों के साथ हाइड एंड सीक खेल रहा है. कभी देखना आप समर सीजन में कभी सन बहुत शाइन करता है, कभी बादलों के पीछे छुप जाता है, तो उसकी जो रेज होती हैं वो कभी कम होती हैं, कभी ज़्यादा होती हैं. तो ऐसे इंटरवल्स में सन शाइन कर रहा है और इसीलिए उसकी जो रेज हैं कभी फुल आ रही हैं, कभी आधा आ रही हैं. सो बेसिकली द स्पीकर वांट्स टू से कि द सन इज़ प्लेइंग हाइड एंड सीक विद एवरीबडी. As if himself were optional and had estates of cloud sufficient to enfold him.
तो द स्पीकर हियर सेज एज इफ द जो ये सन है वो कह रहा है कि द सन सेज आई हैव एस्टेट्स ऑफ क्लाउड. जस्ट एस्टेट मीन्स लार्ज एरिया ऑफ लैंड ओन्ड बाय अ पीपल. जो रिच पीपल होते हैं उनके पास बहुत सारे एस्टेट्स होते हैं, मीन्स बहुत एरिया लैंड का उनके पास होता है, एकर्स ऑफ लैंड होता है उनके पास. दे आर रिच पीपल, तो उनके पास बहुत सारी लैंड होती है. तो वैसे ही सन के पास यहाँ पे बहुत सारा एस्टेट्स है. किस चीज़ का? एस्टेट्स ऑफ क्लाउड्स. सन के पास इतने सारे क्लाउड्स हैं कि वो आराम से वहाँ पे जाके छुप सकता है, उन क्लाउड्स के पीछे छुप सकता है, और वो चाहे तो वो उन क्लाउड्स के पीछे से कभी बाहर नहीं आएगा भी तो चलेगा. बट हियर द सन सेज नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकता, मैं हमेशा के लिए नहीं छुप सकता बादलों के पीछे. क्यों? Except it were eternally from view, except it were a whim of his to let the orchids grow. तो सन हियर वॉन्ट्स टू से, सन बोल रहा है कि अगर मैं हमेशा के लिए बादलों के पीछे छुप जाऊंगा तो जो प्लांट्स होते हैं, जो ऑर्किड्स होते हैं, जो ऑर्चर्ड्स होते हैं, जितने एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, इन सबको इन ऑर्डर टू सर्वाइव, ऑल दीज प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, एवरीबडी दे नीड सनशाइन. इन सबको सनशाइन की ज़रूरत होती है इन ऑर्डर टू ग्रो एंड लिव, टू सर्वाइव. तो अगर उन्हें सनशाइन नहीं मिलेगा तो दीज एनिमल्स एंड प्लांट्स, हाउ विल दे सर्वाइव? दे कैन नॉट सर्वाइव, दे विल डाई. तो जैसे उनको ग्रो करने के लिए सनशाइन बहुत ज़रूरी है. दैट इज़ वाई आई विल नॉट हाइड माई सेल्फ बिहाइंड द क्लाउड्स. तो हियर सन इज टेलिंग, मैं अपने आप को बादलों के पीछे नहीं छुपाऊंगा, मैं बाहर निकलूंगा एंड आई विल लेट दीज प्लांट्स, एनिमल्स, ट्रीज ग्रो एंड ब्लूम. सो दिस इज द थिंकिंग ऑफ सन. A bird sat careless on the fence. So here again the speaker is उन speaker को कुछ और दिखाई दिया. There was a bird who was sitting on a fence. Fence क्या होता है? Fence is a boundary wall that is given around the house. तो उसी wall के ऊपर fence में एक bird बैठा हुआ था. One gossiped in the lane and another bird, the bird was gossiping in the lane. अब बर्ड्स गॉसिप कैसे करेंगे? गॉसिपिंग हियर मीन्स मेकिंग साउंड्स. यहाँ बर्ड्स जो साउंड्स क्रिएट कर रहे हैं, पोएट उनको बोल रहे हैं गॉसिप. On silver matter charmed snake just winding round a stone. So when the sun's rays falls on any object, जब धूप की जो किरण होती है वो किसी पे भी गिरती है तो वो चमकने लगता है. तो एग्जैक्टली लाइक दैट द स्नेक है, स्नेक, वो एक स्नेक, वो ये सूरज की रोशनी देखकर, वो चमक देखकर वो स्नेक इतना खुश हो गया है कि उसने अपने आप को कॉइल कर लिया है एक स्टोन के शेप में. ये स्नेक जो है उसने रोशनी देखी और वो इतना खुश हो गया, सूरज की रोशनी जब एक पत्थर पे पड़ी तो वो चमक देखकर वो इतना खुश हो गया कि उसने अपने आप को एक स्टोन शेप में कॉइल कर लिया. जैसे यू नो स्नेक वो अपने आप को राउंड राउंड शेप में कॉइल कर लेते हैं, तो उसने भी अपने आप को एक स्टोन के शेप में, उस स्नेक ने अपने आप को कॉइल कर लिया. ब्राइट फ्लावर्स स्लिट अ कैलेक्स. ब्राइट फ्लावर्स, तो फ्लावर्स जो होते हैं वो अपने आप, फ्लावर्स जैसे रहते हैं वो कैलिक्स में होते हैं. कैलिक्स मीन्स फ्लावर के नीचे जो पार्ट होता है, एक डिवाइड किए हुए जो ग्रीन कलर के जो पार्ट्स होते हैं, 4-5 पार्ट्स होते हैं, वो कैलिक्स जैसे फ्लावर को डिवाइड करता है. एंड सोड अपॉन अ स्टेम, तो वो फ्लावर जो है वो कैलिक्स के ऊपर ब्लूम करता है. वो कैलिक्स, उसका जो सीट है, उसका थ्रोन है, उसमें वो बैठ के वो फ्लावर शाइन करता है. तो like hindered flag sweet hoisted with spices in the hem. So these flowers, जो ये flowers होते हैं वो कैसे होते हैं? वो एक ऐसे फ्लैग के तरह होते हैं जिनको अभी हॉइस्ट नहीं किया गया है. सो यू ऑल मस्ट हैव सीन, जब 15 अगस्त होता है या जब फ्लैग हॉइस्टिंग का दिन होता है तो फ्लैग्स को कैसे हॉइस्ट करने से पहले उनको कैसे मोड़ के रखा जाता है, उस फ्लैग पोस्ट में कैसे मोड़ के रखा जाता है. तो ये फ्लावर्स भी वैसे ही ब्लूम होने से पहले ऐसे मोड़ के वो अपने कैलिक्स के अंदर बंद होते हैं. फिर उनका टाइम जब आता है तो वो ब्लूम करते हैं. तो यहाँ पे पोएट ने फ्लावर और फ्लैग को कंपेयर किया है. जैसे फ्लैग हॉइस्ट होने से पहले जैसे मोड़ के उसको बांध के रखा जाता है, वैसे ही जो ये फ्लावर्स है अपने कैलिक्स में मोड़ के वो बंद होके हैं. फिर जब उनका टाइम आता है वो फिर ब्लूम होते हैं और वो पूरे खिल के वो फ्लावर बन जाते हैं.
एंड स्पाइसेस इन द हेम। और ये जो फ्लावर्स होते हैं ये इतने अच्छे से उनके जो इतने उनमें बहुत अच्छी खुशबू होती है। इन फ्लावर्स में बहुत अच्छी सेंट आती है, जैसे स्पाइसेस की जैसी। स्पाइसेस में जैसे बहुत स्पाइसेस जैसे बहुत एरोमेटिक होते हैं, ये फ्लावर्स भी इतने ही एरोमेटिक और इनमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो जैसे स्पाइसेस से खुशबू आती है वैसे ही इन फ्लावर्स से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सो स्पीकर हियर वांट्स टू से कि नेचर में इतनी सारी खूबसूरत चीज़ें हैं, इतनी सारी खूबसूरत चीज़ें हैं, देर आर काउंटलेस नंबर ऑफ थिंग्स, कि मैं किस किस चीज़ों की तारीफ़ करूं और क्या क्या चीज़ बताऊं, क्योंकि गॉड ने हमारे नेचर में इतनी सारी चीज़ें क्रिएट की हैं कि बोलते बोलते हम थक जाएंगे, पर गॉड की जो क्रिएशन है उसे हम देखते देखते हमारे पास वर्ड्स नहीं हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए। गॉड ने इतनी सारी चीज़ें हमारे लिए बनाई हैं। "'Twas more, I cannot mention, how mean to those who see." वेंडीज डिक्लिनेशन। सो यहाँ पे पोइट कहना चाहते हैं, वेंडीज एक फेमस पेंटर था। तो पोइट यहाँ पे कहना चाहते हैं कि मैं यहाँ मेंशन नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ मेंशन करना नहीं चाहता कि वेंडीज की जो पेंटिंग्स होती है, वेंडीज की जो वही वॉज अ पेंटर और वो पेंटिंग बहुत अच्छी बनाता था। तो स्पीकर यहाँ पे कह रहे हैं उसकी पेंटिंग को लोग खूबसूरत बोलते हैं, वो बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाता है, पर उसकी पेंटिंग से भी ज़्यादा नेचर की क्रिएशन जो है, नेचर इज़ मोर पावरफुल एंड नेचर इज़ मोर ब्यूटिफुल। क्योंकि वेंडी की इसकी जो पेंटिंग है उसमें पेंटिंग तो वो है, वो बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाता है, लेकिन नेचर में जो चीज़ है वो पेंटिंग में नहीं है। ऑब्वियसली नेचर जितना खूबसूरत है वो पेंटिंग तो आर्टिफिशियल चीज़ है, वो कैसे आएगा। तो स्पीकर यहाँ पे बोलना चाहते हैं कि वेंकीज की पेंटिंग में जो नेचर में जो खुशबू है, नेचर में जो बर्ड्स की चर्पिंग साउंड है, फ्लावर्स में जो खुशबू होती है, और बर्ड्स की जो रिवर्स की जो जब रिवर फ्लो करते हैं उनमें जो साउंड आता है, ये सब पेंटिंग में नहीं आ सकती। सो पेंटिंग इज़ आर्टिफिशियल और नेचर इज़ सुप्रीम। तो वही स्पीकर यहाँ पे वो डिफाइन करना चाहते हैं कि पेंटिंग हो सकता है, पेंटिंग्स बहुत अच्छी होती हैं, वो बहुत अच्छी बनाई जाती हैं, बट वो नेचर के आगे कम है, क्योंकि नेचर पेंटिंग आर्टिफिशियल है और नेचर की जो क्रिएशन है वो रियल है। क्योंकि नेचर की क्रिएशन में साउंड भी होता है, ब्यूटीफुल खुशबू जो होते हैं, एरोमेटिक स्मेल्स भी होते हैं, ब्यूटीफुल उसमें जो फूल हैं उसमें कितनी अच्छी महक होती है, बट दीज थिंग्स आर एब्सेंट इन अ पेंटिंग। तो पेंटिंग इज ऑलवेज आर्टिफिशियल एंड the nature is always natural and it is beautiful. So this is the end of the poem. और इस पोएम का जो मेन थीम है वो है नेचर, एंड द स्पीकर द पोएट शी हैज़ डिस्क्राइब्ड नेचर इन अ वेरी ब्यूटीफुल मैनर। और उन्होंने ये कहा है कि गॉड की क्रिएशन इतनी अच्छी है कि हम नेचर को देख के, इतनी सुंदर चीज़ें हैं कि हम नेचर को देख के थकते भी नहीं हैं, हमारी आंखें थक जाती हैं डिस्क्राइब करते करते। गॉड ने इतनी अच्छी क्रिएशन बनाई है। So this is the end of the poem. Please do subscribe my channel. I hope you like the poem. Thank you.